कहा जाता है कि किताबें ज़िंदगी बदल देती हैं और जब यही किताबें सबके लिए मुफ्त और खुली हो तो बदलाव की यह रोशनी और भी दूर तक जाती है। और इसी सोच को साकार करने के लिए आज कुछ लोगों के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें किसी भी तरह की सदस्यता शुल्क नहीं होगी। आइए जानते हैं इस पहल के पीछे की सोच क्या है और यह किस तरह के लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली है। सर थोड़ा-सा ऐसा सर थोड़ा-सा आप हाँ, ये सामने रहिए, सामने रहिए। वेरी गुड। चलिए थोड़ा-सा हम ये जो नई पहल की शुरुआत की जा रही है उसका टूर करते हैं। ये एक फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी है और ये जो केबिन आप देख रहे हैं इसे इंडिया टुडे ग्रुप का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसे इंडिया टुडे ग्रुप ने डोनेट किया है ताकि पुस्तकें हैं उसे रखने में किसी भी तरह की परेशानियाँ ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच बढ़ सके। इस तरह से इस पहल की शुरुआत की जा रही है। आप इस साइड भी देख सकते हैं कि हर एक तरह की पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं, हिंदी लिटरेचर से संबंधित भी, इंग्लिश से भी संबंधित बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएँगी। फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी द्वारा पहले भी 4 जगह पे लाइब्रेरी चल रही थी और अभी भी चल रही है वो लाइब्रेरी, लेकिन वहाँ पे जैसे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरी तरह से खुले में वहाँ पे लाइब्रेरी संचालित किया जाता था, जिसमें कई तरह की परेशानियाँ होती थी। बरसात के मौसम में पुस्तकें इधर से उधर लेकर जाने में, उसमें भी कई तरह की परेशानियाँ होती थी। इसलिए जो इंडिया टुडे ग्रुप है उसने ये इनिशिएटिव लिया है जो कि एक अच्छा पहल है और आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिया गया समर्थन है। Today, we gather to inaugurate and to celebrate first ever Cabin Library of Book in Hand campaign, whose journey through the paths of knowledge and growth has been nothing short of inspiring. 13 अगस्त 2023 दिल्ली के गांधी विहार के पार्क में करीब 800-900 किताबों के साथ बुक इन हैंड कैंपेन की पहली फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। हेलो सर, नमस्ते। सबसे पहले तो आप हमें बताएँ कि आप इस पहल को किस तरह से देखते हैं? एक अनुभव तो बहुत गहराई से आता है। ये एक अनोखा मूवमेंट है। मैं समझता हूँ ये मूवमेंट ही कह सकते हैं क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं, बहुत कम होता है इस टाइप की इनिशिएटिव। और एक यूथ लेके आ रहा है, 2-3 यूथ मिल के एक ग्रुप बना के, तो जितना भी काबिलियत तारीफ़ है उतना ही कम है उनके लिए। क्योंकि आज हम भूल चुके हैं किताब पढ़ना। डिजिटल ज़माना में हम डिजिटली ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, मूवमेंट है जिसको आगे लेके जाना चाहिए और हर इंस्टीट्यूशन को देखना चाहिए। ये सिर्फ़ हमने शुरू किया यहाँ पे उनको एक प्लेस दे दिया ऐसा नहीं है। इसको हर कोने-कोने पे लेके जाना चाहिए, स्पेशली जो जहाँ पे स्टूडेंट पैसे के बिना पढ़ नहीं सकते किताब, और जहाँ स्टूडेंट चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है उनके लिए तो एक बहुत अच्छा एक अवसर होगा इस मुहिम को। मैं चाहता हूँ कि इसको आगे एक सिर्फ़ दिल्ली नहीं, आगे लेके जाए इसको, और क्योंकि विकसित भारत बनना है तो यूथ के हाथ में ही है। तो ये भी एक पैरामीटर होगा कि किताब पढ़िए, अपना ज्ञान का बिस्तर आगे लेके जाइए और कंट्रीब्यूट कीजिए इंडिया को विकसित भारत बनाने के लिए। जो सपना है मोदी जी का, तो उसको आगे लेके जाना है, तो हम ही कर सकते हैं और यूथ लेके जा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनको साथ देने के लिए। एक थोड़ा-सा मेरा कंट्रीब्यूशन होगा उसके लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। सर एक सवाल और है कि जैसे कि कई लोग ये कहते हैं कि नहीं हम किताबें नहीं देना चाहते, हम अपने ही घर में उसे रखना चाहते हैं या फिर मुझे नहीं पसंद है दूसरों को किताबें देना। कई बार मैं अपने फ्रेंड्स में भी होती हूँ तो मैंने ये सुना है। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको डोनेट करना चाहिए किताबें पढ़ने के बाद? देखिए 2 चीज़ है इसमें, किताब हाँ, कई बार होता है अपना लाइब्रेरी बनाते हैं। जैसे मेरा भी एक छोटा-सा लाइब्रेरी टाइप का किताब, कई सारे किताब है। हम भी देना नहीं चाहते स्टूडेंट को क्योंकि वो वापस नहीं करते। लेकिन मान लीजिए वो किताब आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, आपके परिवार पढ़ चुके हैं, आपके स्कॉलर पढ़ चुके हैं, तो उसको दे दीजिए किसी और को, वो पढ़े। तो मैं नहीं समझता कि किताब को रखना चाहिए
क्योंकि ये विचार है, सबके पास जाना चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके डेथ के बाद उनके घर पे देखा गया, उनके पास एक पैसा नहीं था, लेकिन जब देखा गया उनके पास हज़ारों किताब है, 35-36,000 किताब के ऊपर उनके पास था, उन्हें देखे गया किताब कंट्रीब्यूट क्या है। तो मैं समझता हूँ कि किताब अपने पास रखने का चीज़ नहीं है, उसको बाँटना चाहिए। जितना बाँटेंगे, आपका ज्ञान दूसरे के पास जाएँगे, तो ये अल्टीमेटली तो अच्छा ही होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते। सर, आप इस पहल को जो बीएचसी के द्वारा शुरू किया गया है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? एकदम अनूठी पहल, अभिनव पहल, और इस इनिशिएटिव को हम चाहते हैं कि ये एक मूवमेंट बने थ्रू आउट द कंट्री। अगर वास्तव में देश को विकसित करना है, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है, और लोगों की रीडिंग हैबिट जो लगभग धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो दोबारा से उनको हैबिट डाली जाए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हमारे बुक्स नहीं ले पाते किसी कारण से, या उनको एसेसिबल नहीं है, चाहे वो अफोर्ड नहीं कर सकते हों या किसी रीज़न से, उनके लिए ये अपने आप में वरदान साबित होगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसी जो नेक पहल होती हैं, उनको सपोर्ट भी मिलता है सबकी ओर से, और मिलेगा भी, और ये सार्थक रहती है। और जो लोग दान करते हैं, अन्य अन्य तरह का दान करते हैं, उस दान को यहाँ पुस्तकों में करिए ना, ग्रंथों के रूप में करिए, बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराइए, आपको ईश्वर बहुत आगे बढ़ाएगा। ऐसे बच्चों के लिए, इस पहल के लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद और बहुत शुभकामनाएं भी, कि ये सफल रहे, और हमारी ओर से जितना सहयोग होगा हर हाल में करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, आज जहाँ पर डिजिटल मीडिया के दौर में लोगों के बीच में पुस्तकें पढ़ना बहुत कम हो गया है, ख़ासकर अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, तो ऐसे में इस पहल की शुरुआत को आप किस तरह से देखते हैं? ये पहल बहुत ही सुनहरा और बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि जो यंग जनरेशन है, जो अभी मोबाइल से उनका ज़िंदगी चलाना है, वो लोग खुद इस पहल को आगे बढ़ा रहा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो जो कॉलेज की अभी पास आउट हुए हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो लोग जब बुक्स के बारे में कहते हैं, समथिंग यूनिक इन दिस जनरेशन। सो जब ये कैंपेन चल रहा था, तो हमें कहीं से मैसेज मिला था, स्टोरी मिला था, तो हम खुद देखने आए थे ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आए थे सोशल डिपार्टमेंट में, तो बुक्स फैला हुआ दिखा, तो हमें लगा कि इनको कुछ सपोर्ट करना है। हमें नहीं पता कि कैसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे पता चला कि ये जो बाहर रख के वो लोग सबको बुक्स एक्सेस करवाते हैं, उस पर हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ हार्ड एफर्ट फॉर देम। लेकर आते हैं, वहाँ रखते हैं, धूप आया या बारिश आ गई, लेकर जाना है, स्टोरेज का जगह नहीं है। तो ऐसे हम लोग डिस्कस किए, वापस जाकर टीम के साथ हम लोग जब मीटिंग कर रहे, कुछ यूनिक आइडियाज़ निकल के आया कि ऐसे छोटा छोटा कुकू हाउसेस, जैसा मतलब क्लॉक्स हैं, उसको थोड़ा बड़ा करके कुछ करें। तो हमें बहुत से आइडियाज़ बाहर के देशों में मिला। यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे छोटे छोटे कुकू हाउसेस होते हैं, जहाँ पर छोटा सा एक दरवाज़ा होता है, उसके अंदर किताबें होते हैं, 10 किताबें होता है, पार्क में जैसे बेंच है उसके ऊपर। एंड फ्रॉम देयर वी टुक दिस आइडिया, यहाँ पर भी हो सकता है कुछ। देन वी थॉट एमसीडी पार्क्स हैं, तो वहाँ से परमिशन मिलना है, थोड़ा इन्होंने बहुत मेहनत की है, बीएचसी टीम जो है बहुत मेहनत की है। आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स, एंड फाइनली आज का दिन देखने को मिला, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैप इन देयर। या आई एम लविंग इट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं सिल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और फाउंडर अनुराग कुमार। चलिए हम उनसे जानते हैं कि बीएचसी की शुरुआत और ओपन बुक लाइब्रेरी की शुरुआत कितना चैलेंजिंग रहा है और क्या सोचकर इस पहल की शुरुआत की गई थी? थैंक अ, यू अदिति। हाँ। थैंक यू सो मच। जो पहले जानता हो बीएचसी इंडिया को, तो वो जान रहा होगा कि किस तरह से हम लोग किताबें जो पार्क में लगाते थे, हमारे पास कोई जगह नहीं था किताबें रखने के लिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एसओ ऑफिस है, पहले हम वहाँ किताबें रखते थे, और फिर से कई हमारे अलग मतलब कई दोस्त हैं हमारे, तो उनके रूम पे किताबें रखते थे। तो वहाँ से हम ई रिक्शे में ले जा करके हम किताबें जैसे पार्क में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी हम लाइब्रेरी चलाते हैं, वहाँ हम लगाते थे, फिर से पैक करके हमें फिर से उस रूम में रखना पड़ता था। अब क्या हुआ कि इंडिया टुडे ने, जो केयर टुडे है, इंडिया टुडे ग्रुप का पार्ट है केयर टुडे, तो उसने हमें ऑफ़र किया था कुछ महीनों पहले कि हम चाहते हैं कि हम आपको
केबिन प्रोवाइड करवाएँ, जो धूप, बारिश से जो किताबें ख़राब होती हैं, तो वो ना होने पाए। काफ़ी लंबे समय से चल रहा था प्रोसेस और जाके अब वो रिज़ल्ट रहा है कि एक केबिन यहाँ पे आज पहला उद्घाटन था हमारा और दूसरा उद्घाटन मतलब 3-4 दिनों में है, वो हरिजन सेवक संघ में है और तीसरा एक एमसीडी की जगह है गांधी विहार में, तो वहाँ पे होने वाला है। वहाँ पे केबिन अभी आया नहीं, तीसरा केबिन हमारा जल्दी आएगा। तो किस तरह की किताबें यहाँ पर मिलती हैं पढ़ने के लिए? किताबें देखिए कि हम लोगों ने सोचा कि लोग सिलेबस की किताबें अक्सर पढ़ते हैं और जो जैसे जैसे गांधी विहार है, शुरुआत हम लोगों ने वहीं से की थी। तो लगा कि यूपीएससी की तैयारी तो सब कर ही रहे हैं, मतलब सभी सिलेबस की किताबें सब खरीद लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी किताबों की कोई सीमाएँ नहीं हैं। तो हमें लगा कि जो तरह-तरह की किताबें हैं, फ़िक्शन हुआ, नॉन फ़िक्शन, जैसे किसी पर्सनैलिटी पे किताब हुआ, मतलब कई तरह के जर्नल्स की किताबें जो होती हैं, तो हमें लगा कि वो किताबें लोगों को पढ़नी चाहिए। गांधी की किताबें, अम्बेडकर की किताबें, मतलब तरह-तरह की किताबें। तो हमें लगा कि वो किताबें लोगों के पास होनी चाहिए, लोगों को मतलब लोग पढ़ें उस किताबों को, सिलेबस से हट के पढ़ें किताबें। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम सिलेबस की किताबें नहीं रखेंगे, हम उसके अलावा भी जितनी भी तरह की किताबें होती हैं, हमने उसे रखने का डिसाइड किया। थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि इसका प्रोसेस क्या है? और क्योंकि हम बीएचसी की भी बात करते हैं और सेल्फ फाउंडेशन के बारे में भी बात करते हैं। तो ये किस तरह से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, बीएससी और सेल्फ फाउंडेशन अलग-अलग चीज़ें नहीं है। सेल्फ फाउंडेशन हमारा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2018 में ही की थी और रजिस्टर्ड हम लोगों ने 2023 में किया। पहले जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारा और प्रतीक का ग्रेजुएशन हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत की थी सेल्फ फाउंडेशन का। उस समय मतलब जब सेल्फ फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने मतलब जो हम लोगों ने नाम रखा, उसका नाम था चाइल्ड एजुकेशन फॉर लीडिंग लाइफ। लेकिन बाद में शॉर्ट फॉर्म में हमने काम चलाया कि सेल्फ फाउंडेशन। अब सेल्फ फाउंडेशन को हम लोग ऐसे भी देखते हैं एक सेल की तरह, सेल से पूरा शरीर बनता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स सेल की तरह है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम एक बॉडी की तरह जो हम सोसाइटी के लिए कुछ काम कर पाएँ। तो वहाँ से शुरुआत हुआ सेल्फ फाउंडेशन का, फिर से हमें लगा कि हमें किताबों के लिए कुछ करना चाहिए। सेल्फ फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है बुक इन हैंड कैंपेन, शॉर्ट में हम लोग इसको बीएचसी इंडिया बोलते हैं। तो यह है, दोनों एक ही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है सेल्फ फाउंडेशन, उसका इनिशिएटिव है बुक इन हैंड कैंपेन। प्रोसेस क्या है इसका? मतलब किस तरह से जो पाठक हैं वो किताबें लेकर जा सकते हैं? प्रोसेस कोई लंबा चौड़ा नहीं है। हमें जब इस चीज़ की शुरुआत करनी थी तो हमने देखा कि दिल्ली में या मतलब जहाँ भी हम अपने आस-पास देखते हैं कि लाइब्रेरी का क्या फ़ॉर्मेट है। तो वहाँ पे चाहे यूनिवर्सिटी हुई, चाहे कोई जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी जटिल प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको कैसे आसान करें। तो हमने प्रोसेस ऐसा रखा कि हम ना तो फ़ीस लेंगे, ना तो कोई सिक्योरिटी मनी लेंगे। मतलब पैसे की बाउंड्री पूरी तरह से समाप्त हो गई। फिर जो कागज़ होता है, लोग आप कहीं भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आधार कार्ड जमा करवाना होता है, कई मतलब लंबा प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि आप अपना नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए। हम उसको मतलब ऐसा नहीं कि हम वेरीफ़ाई कर रहे हैं कि अच्छा पूरा एड्रेस दीजिए, जानने के लिए कि बेसिकली आप कहाँ से आए हैं। तो हम विश्वास पे किताबें देते हैं। हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, हमें नाम, नंबर, एड्रेस चाहिए, हमें आपका आधार कार्ड नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे ₹1 भी नहीं चाहिए। हम विश्वास के मॉडल पे लाइब्रेरी चला रहे हैं और हम चाहते हैं यही विश्वास धीरे-धीरे आज 3 केबिन लाइब्रेरी है और हमारे पास 2 एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है जो अभी उस केबिन में नहीं चल रही, जैसे दुआ की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन की लाइब्रेरी है, एक विजयनगर में अभी चल रही है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की लाइब्रेरी पूरे देश में हो और बस ये एक छोटा-सा शुरुआत है और विश्वास पे लाइब्रेरी चल रही है और हम चाहते हैं कि यही विश्वास आगे बढ़ता रहे, लोग किताबें पढ़ते रहें, जिनके पास किताबें खरीदने का नहीं हो पा रहा है और जो खरीद भी पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अपनी किताबें हमारे यहाँ डोनेट करें। मतलब कि जैसे-जैसे बीएचसी में रीडर्स बढ़ते हैं, तो बीएचसी का परिवार भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत आपका मतलब अभिनंदन और आभार भी प्रकट करूँगी कि इस तरह से आपने एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको कि ये बीएचसी जो है कहीं न कहीं दिल्ली में एक पहल है, लेकिन और भी स्टेट्स में ये जाएँ और आप इसकी शुरुआत कर सकें। थैंक यू अदिति और एक चीज़ लास्ट में हम यह कहना चाहेंगे कि यह सिर्फ़ पहल हमने शुरुआत नहीं की है, क्योंकि शुरुआत ठीक है,
आइडियाज़ आते हैं हमारे और प्रतीक के मन में, खासकर आइडिया या प्रतीक का था बीएचसी का आइडियाज़। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी हो, कई लोग इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है। हम मतलब काफ़ी कड़ी मतलब कई लोग हैं इस मेहनत में, कड़ी मेहनत है। और प्रतीक हैं, विक्रम अभी यहाँ पे नहीं है, विक्रम का नाम लेना चाहेंगे, विक्रम हैं। फिर से शुरुआत में सुधांशु शेखर भी जुड़ गए थे और कई लोग हैं हमारे जो टीम मेंबर्स बने, आए गए, कई लोग हैं। तो हमें लगता है कि मतलब क्रेडिट किसी एक को नहीं दिया जा सकता। अगर कोई इतने लोगों में से अगर कोई नहीं भी रहता, जैसे होता है ना कि क्या होता है, गाड़ी अगर कोई गाड़ी है, अगर आप बोल दें कि 4 पहिया है तो वो 1 पहिया पे नहीं चलेगा, उसके लिए 4 पहिए होने ही चाहिए। तो ऐसे ही है, कई अलग-अलग पहिए आते हैं, जुड़ते हैं और ये इनिशिएटिव ऐसे ही चलता रहता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को आपको चलाना हो तो सिर्फ उसमें एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपना योगदान दे रहे होते हैं कहीं न कहीं पीछे से। हमारे साथ हैं सेल फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट और बीएचसी के डायरेक्टर, जिन्होंने इस पहल की कभी न कभी शुरुआत की थी। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पहल में किस तरह की कठिनाइयाँ रहीं और किस तरह से उन्होंने क्या सोच कर इस पहल की शुरुआत की। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे टीटीएस इंडिया में, और आप हमें बताएँ कि किस तरह से आपने क्या सोच कर इस पहल की शुरुआत की थी? अ, सबसे पहले तो बीएचसी की शुरुआत अगस्त 2023 में होती है। अनुराग और बहुत सारे हम कुछ साथियों ने मिलकर के इस पहल की शुरुआत की और हमारा मकसद यही था कि सभी तक किताबें पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे लोग किताबें खरीद नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोगों के पास किताबें होती है जो कि वो एक बार पढ़कर रखी रह जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे लोग अपनी किताबें लाएँ और दूसरों के लिए पढ़ने के लिए एक्सेसिबल हो पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी बैरियर के। और इसी मकसद से हमने अगस्त 2023 में इस पहल की शुरुआत की और 2.5 साल हो चुके हैं और ये निरंतर जारी है। अ, आज के यूथ जो हैं कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया का दौर है और उन्होंने किताबें पढ़ना बहुत कम कर दिया है। तो ऐसे में ये किस तरह के लोगों के लिए एक कहीं न कहीं बदलाव ला सकती है? किस तरह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर सभी के लिए ये है? और किस तरह की किताबें यहाँ पर मिल जाएँगी पढ़ने के लिए? ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि वाक़ई आज हम अपनी जनरेशन देखें या अपने आने वाली जनरेशन को देखें तो मोबाइल कुछ ज़्यादा ही जगह ले रहा है हमारी ज़िंदगी में। और मोबाइलों के जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे ऊपर दिख रहा है। हमारे घरों में हमारे बच्चे कितना मोबाइल को ओवर यूज़ करने लगे हैं और उसके कारण जो मानसिक और शारीरिक जो दुष्प्रभाव हैं वो उससे हम सभी अब धीरे-धीरे वाकिफ़ भी हो रहे हैं। तो किताबें वो ज़रिया हैं कि हम एक उस चीज़ से दूर रहें और किताबें हमें जीवन में जीने का नज़रिया देती हैं, जीवन में आगे बढ़ने का, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हमें वो रास्ता दिखाती हैं। तो इसलिए हमारा मकसद है कि किताबें लोगों तक पहुँचे और हम चाहते हैं कि हमारी इस लाइब्रेरी से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आए, किताब ले जाए पढ़ने के लिए। सप्ताह में 1 या 2 दिनों 1 या 2 सप्ताह के लिए किताब ले जा सकती है और पढ़ के फिर वापस करना होता है। ये विश्वास पर आधारित है। इसके लिए हम कोई भी फ़ीस, कोई भी डिपॉज़िट मनी हम नहीं लेते। हमारी इस समय 5 लाइब्रेरीज़ हैं और ये हमारी जो आज आप देख रही हैं ये नई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन आज हमने किया है। पहली बार हमारी इस जर्नी में हमें ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है हमारे लिए कि इंडिया टुडे ग्रुप ने हमें ये लाइब्रेरी केबिन दिए हैं। हमें 3 लाइब्रेरी केबिन्स मिले जिसमें से एक आज हमने इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में इसका उद्घाटन किया है। कहीं से आपको कोई सपोर्ट या फिर फंड इसके लिए मिला है, या फिर अभी तक किसी ने इसके लिए सपोर्ट दिया है? बिल्कुल, बिना सपोर्ट और बिना मदद के कोई भी पहल सस्टेन नहीं कर सकती, नहीं चल सकती है। तो छोटे-मोटे तौर पे हम जिस तरह से कर रहे थे, तो वो होने में हमें कई सारे लोगों ने मदद की। उसके बाद आज आप गवाह हैं कि ये जो मदद है, इंडिया टुडे ग्रुप ने जो हमें केबिन दिया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद है। इसके बाद ये जो प्रीमाइसेस है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रीमाइसेस है, इन्होंने ये जगह दी है जहाँ पे हम ये केबिन रख सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो ये एक जर्नी में बहुत सारे हाथ आए हैं जिन्होंने मदद की है और ये सफ़र जारी है और आगे भी बहुत सारे लोगों की मदद के साथ हम ये आगे भी करेंगे। ये थोड़ा-सा मज़ाकिया सवाल भी हो सकता है कि यहाँ पर जितनी पुस्तकें हैं, क्या आपने उन सभी पुस्तकों को पढ़ा है, या फिर आप दूसरों को पहुँचाने के लिए ही ये पुस्तकें रखी हैं, या फिर मतलब आपने खुद भी इसको एनालाइज़ किया है या फिर कभी पढ़ा है? ये कई बार सवाल पूछा गया है कि क्या आपने सारी बुक्स पढ़ी हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना सौभाग्य नहीं मिल पाया कि मैं सारी किताबों को पढ़ पाया।
पर चाहता हूँ मैं कि किताबें मैं पढूँ, जितनी भी किताबें हैं यहाँ पे। और हाँ, लेकिन ये रहा कि सच्चाई यही है कि किताबों का महत्व पता था। अनुराग, विक्रम और भी जो साथी थे हमारे साथ, तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि किताबें कितना ज़रूरी हैं। और हमने अपनी भी किताबें, जब हमने देखा कि हमारी अलमीरा भी किताबों से भरी पड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन तक किताबें नहीं पहुँच रही। तो हमें तो पता था कि किताबें कितना ज़रूरी हैं और हर किसी तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो उसी एक ज़रूरत को देखते हुए हमने इस बीज को रोपा था अगस्त 2023 में। और किताबें पढ़ने का शौक़ है, किताबें मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। और धीरे-धीरे कभी डिजिटल फ़ॉर्म में, कभी फ़िज़िकल बुक, थोड़ा-सा समय भी कम मिल पाता है, लेकिन मैं समय निकाल कर किताबें पढ़ने मैं प्रेफ़र करता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो यहाँ पर किताबें पढ़ने के लिए आएँ और एज़ अ रीडर किताबें ले भी जाएँ? हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारी इस इनिशिएटिव की सार्थकता तभी है जब लोग आएँ, किताबें पढ़ें। और हमारा मकसद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पहल का फ़ायदा उठा पाएँ, जो हम काम कर रहे हैं उसकी सार्थकता तभी है जब किताबें पढ़ी जाएँ। और इसके अलावा मैं मैसेज की जहाँ तक बात है तो युवा होने के नाते मैं जैसा सोचता हूँ कि किसी भी देश का जो निर्माण है, उसका जो अ, आगे का रास्ता है वो युवा ही तय करते हैं। तो हमने भी थोड़ा सोचा अपने हिस्से की भाग अपने हिस्से का जो काम हम कर रहे हैं, और भी लोग जो आइडियाज़ हैं, उसे आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारें, इम्प्लीमेंट करें, दूसरों की भलाई के लिए करें। अगर हम थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ बेहतर करते रहेंगे तो पूरी सोसाइटी में एक बदलाव दिखेगा। तो मैसेज यही मैं देना चाहता हूँ कि कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। सही सोच, सही नियत और सही लोगों का अगर साथ मिलेगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ हैं बीएचसी के एक मेंबर सुधांशु शेखर। सुधांशु जी बहुत लंबे समय से बीएचसी से जुड़े हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि क्या सोचकर वह बीएचसी से जुड़े और इस सफ़र में कितना चैलेंज रहा उनके लिए और किस तरह से वह आगे भी इससे जुड़ना चाहेंगे? जी, बीएचसी से जुड़ना मेरा तकरीबन अब तीसरे साल का सफ़र ये तय हो रहा है बीएचसी के साथ हमारा। और किताबों ने जोड़ा हमें ऑफ कोर्स ये इस कैंपेन के साथ। और किताबें ज़रिया बनी, लेकिन फिर धीरे-धीरे फिर उनसे जुड़े हुए जो टीम मेंबर्स थे, हमारी वैल्यूज़ अलाइन हुई। हम लोगों की जो मतलब मैं एक चीज़ की बात करता हूँ इंटीग्रिटी की, मतलब आपके विचारों और आपके कार्य में जो है समानता होनी चाहिए, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। मैंने देखा कि मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क कर चुका हूँ, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, एनजीओज़ के साथ भी, बट कहीं न कहीं ना एक पर्दा होता है। जो हम कर रहे होते हैं और जो पीछे चल रही होती है चीज़ें, उसके बीच में एक पर्दा होता है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक चीज़ देखी कि हमारे और इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई बीच में पर्दा नहीं है। वी आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट, व्हाटएवर वी आर डूइंग ना, तो वी आर वेरी विजिबल। हम जो कर रहे हैं हर सप्ताह वो विजिबल होता है, और मेरे साथ कोई वैसा नहीं, कोई धोखा फरेब नहीं हो रहा है। बट इन अदर ऑर्गेनाइजेशन यू जनरली डोंट फाइंड दिस। तो ये चीज़ है, किताबें ज़रिया बनी, फिर वैल्यू सिस्टम अलाइन हुए, और फिर जो इनिशिएटिव्स हमने मिलकर के लिए हैं वो यूथ को खास तौर से जितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हर सप्ताह एक ना एक, उसको मैं लिविंग टेस्टिमोनियल बोलता हूँ, कि कोई ना कोई ऐसा मिलता है अलग अलग जगहों पे, अच्छा आप ये कर रहे हो, आपने ये अच्छा किया, आपने वो अच्छा किया। कोई ऐसा सप्ताह नहीं होता जब मैं दिल्ली होता हूँ और जिस कम्युनिटी में ये एक्टिविटीज़ होती है, मुझसे वो बात शेयर नहीं करते लोग, खास तौर से यंगस्टर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी ये सिलसिला चल रहा है, अब तक चल रहा है, और आई होप कि आगे भी चलेगा। आपने कहा कि किताबों ने ही आपको बीएचसी से जोड़ा, तो आप एक अच्छे रीडर भी रहे होंगे। तो आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं या फिर बीएचसी से किस तरह की किताबें आप लेकर जाते हाँ, हैं? किताबें मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिना पढ़े मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, और मैं इसको बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोल रहा। जैसे लोगों के लिए खाना होता है, मेरे लिए हर दिन उसको पढ़ना मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जर्नी रही किताबें, मतलब अब जो है मैं फ़िक्शन पढ़ता हूँ ज़्यादा। मतलब जो आप कहते हैं ना छायावादी साहित्य, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। फिर कविताएँ, और वो जो मोटिवेशनल चीज़ें एंड सेल्फ हेल्प वाली चीज़ें मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। हाँ, बीएचसी के साथ मुझे कुछ किताबों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। इनके कलेक्शन में बहुत कमाल की किताबें हैं, जो जनरली लोगों की नज़र में नहीं आती, क्योंकि बेस्ट सेलर्स पे लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। एक किताब का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जो अनज़िप्ड, इनके कलेक्शन में एक छोटी-सी किताब थी। उसमें वैसे लोगों की चर्चा थी जो क्वेर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। उनके उन प्रॉब्लम्स की चर्चा थी जो क्वेर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। उस किताब का ज़्यादा कहीं मैंने ज़िक्र नहीं देखा। फिर उसके बाद एक किताब थी जो मतलब वो भी एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, वो
एक सेक्स वर्कर की आत्मकथा, एक ट्रांसलेशन है, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। लेकिन वो किताब मुझे जब यहाँ पे मिली तो मैंने उसका ट्रांसलेशन जो पढ़ा, मतलब मुझे एक अलग दुनिया से उसने वाकिफ कराया कि एक सेक्स वर्कर की ज़िंदगी में भी क्या-क्या समस्याएँ हो सकती है, और उस महिला की अगर आप जीवनी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो कितनी इंस्पायरिंग महिला है। तो बीएचसी की अगर लाइब्रेरी नहीं होती तो शायद मैं उस किताब को खुद से जाके खरीदता नहीं, क्योंकि वो एक सामाजिक एक होता है ना कि अरे यार, मुझसे पूछ दिया किसी ने कि यार इस किताब को पढ़ के क्या मिला, एक सेक्स वर्कर की आत्मकथा, और क्यों नहीं आप, मतलब इस लाइब्रेरी में अगर वो चीज़ नहीं होती तो मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि समाज ने एक ऐसा वो बना दिया है कि टैबू, कि आप क्यों पढ़ रहे हो उस चीज़ को, क्वेश्चन करने लगते हैं ना, एक नैतिकता एंड मोरालिटी एंड दिस दैट। आई एम ग्लैड कि मैंने उस किताब को यहाँ पे पढ़ा और उनकी ज़िंदगी का एक वो पहलू देखा जो हमसे बहुत हद तक छिपा रह जाता है। जी। आप कारवां में भी बढ़-चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं या फिर मैं कहूँ तो आप लीड रोल में होते हैं। तो मतलब किस तरह से, क्योंकि वो भी बीएचसी का एक हिस्सा है, जी, तो जी। कारवां किस तरह से काम करती है, किस तरह से चलती है? इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा बताएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कारवां एक्चुअली, जैसे मैं कई बार उस चीज़ को कह चुका हूँ कि बीएचसी इंडिया एक फर्टाइल, मतलब एक उर्वरा ज़मीन है जिस पे मैंने कारवा का बीज बोया, और अब वो वृक्ष बन करके फल दे रहा है, उससे बहुत लोग उस फल को खा रहे हैं। तो कारवां एक ऐसी मुहिम है कि जिसमें एक्सप्रेशन, लाइक जैसे अभी मैं बात कर रहा था मेंटल डिप्रेशन एंड ऑल, कम्युनिटी की फीलिंग क्रिएट करना, तो कारवां मैंने जिस जगह पे शुरू किया इनके साथ जुड़ करके, वहाँ पे लगा कि उस चीज़ की नीड बहुत है। कहीं न कहीं आपको कहते हैं ना इंट्यूशन, एक फीलिंग आ जाती है कि वहाँ पे जजमेंट बहुत हो रहा है सोसाइटी में। तो मैंने सोचा कि यार एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोगों को बोलने का मौका मिले, और वहाँ पे इतनी सक्सेसफुल हुई। उसका एक रीज़न ये रहा कि लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल से ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो उनको कभी ये सॉफ्ट स्किल्स पे फ़ोकस नहीं किया जाता। तो उनके हाथ में पहली बार जो माइक पकड़ाने का अनुभव होता है और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, तो वो मुझे किक देती है, मुझे मोटिवेशन देती है कि इसको करना है, क्योंकि कई लोग उससे ऐसे बेनिफिटेड हुए, जैसे छात्र के तौर पे जिन्होंने ये भी कहा कि इंटरव्यू में उसको फ़ायदा हुआ। और दूसरा, बहुत ऐसे भी लोग आए जो डिप्रेशन से बाहर निकल गए, कि कारवां नहीं होता, आप अभी जाइए उस कम्युनिटी में, आपको 5-6 लोग कारवां के साथ जुड़े हुए लोग आपको चाय की टपरी पे मिल जाएँगे, जो उनकी बातें कर रहे हैं साहित्य की, कला की, संगीत की, जो कि पहले ये नहीं होता था। अब मैं जाता हूँ ना उस कम्युनिटी में, जब मुझे 5-6 लोग कारवां से जुड़े हुए आपस में गैदरिंग करते हुए, बात करते हुए दिखते हैं, तो मुझे कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन होता है, यार वी हैव क्रिएटेड समथिंग, कि अब उन लोगों को बात करने के लिए कुछ और भी टॉपिक मिला है। तो कारवां ऐसे चलता है, इट इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्सप्रेशन एंड वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और हम कहते हैं कि वी हैव टू नॉर्मलाइज़ एक्सप्रेशन, नॉट ग्लैमराइज़ एक्सप्रेशन, ये हमारा मोटिव है। और उसमें मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि माय मोटिव इज़ नॉट एंगेजमेंट बट एक्सप्रेशन। तो इस मोटिव के साथ कारवां चल रहा है। कारवां की कोई एक यादगार स्टोरी जिसने आपको मतलब आज तक जो सबसे अलग लगा हो आपको, और जिसने आपको सबसे मतलब जो सबसे यूनिक हो? बिल्कुल, जैसे कारवां के बारे में मैंने जैसे आपसे एक बात कही कि वी वांट टू नॉर्मलाइज़ एक्सप्रेशन, वी डोंट वांट टू ग्लैमराइज़ एक्सप्रेशन। और कारवां को लेके मैं कहता हूँ कि देखिए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और नॉन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक बार एक व्यक्ति आया था, करीबन 2 साल पहले की बात है, कारवां में, कॉर्पोरेट में जॉब करता था वो, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था वो। कारवां में आया, मतलब हाफ पैंट पहने हुए था, एंड देन ही केम टू कारवां। मुझे याद नहीं कि उसे कारवां के बारे में पता कैसे चला। नोएडा-वेडा से आया था बंदा, एंड ही ऑलमोस्ट क्राइड, मतलब बात करते हुए ना वो रो दिया था एकदम। क्यों रो दिया था? ये बता रहा था कि जॉब में उसके साथ कितनी दिक्कतें आ रही हैं। जॉब करते हैं तो सब चाहता है कि बस उससे पैसे कमा के दो। उसके फैमिली वाले भी ये सोच रहे हैं कि यार जब तक जॉब कर रहा है तभी तक इसकी इम्पोर्टेंस। ही ऑलमोस्ट क्राइड, उसकी आंखों में आंसू थे। और मुझे अच्छा लग रहा था कि कारवां में आकर के उसकी ये भावना निकल रही है, क्योंकि वो कोई गाना नहीं गा रहा था, कोई डांस नहीं कर रहा था, कोई पोएट्री नहीं कर रहा था, अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहा था जो कि ना फैमिली में कह पा रहा था वो, ना अपने ऑफ़िस में कह पा रहा था वो। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा अनुभव था, और मैं चाहता हूँ कि वैसे-वैसे एक्सपीरियंसेस कारवां में और लोग अपने शेयर करें, क्योंकि एक्सप्रेशन को हमने बहुत ग्लैमराइज़ कर दिया। हमेशा की फ़िल्टर्स एंड स्क्रिप्टेड चीज़ें, तो वो बहुत रॉ प्लेटफ़ॉर्म है। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा और मतलब टच कर देने वाला अनुभव था, दिल को छू गया। एक बंदा जो कॉर्पोरेट की लाइफ़ से तंग है, उसने अपनी उस बात को रखा, बड़े ईमानदारी से रखा, बहुत ईमानदारी से। कारवां को चलाते वक़्त क्या कभी आप हताश हुए कि नहीं ये इस तरह से नहीं चल पा रहा है, या फिर शायद ये आगे तक कंटिन्यू ना हो पाए? बिल्कुल, बिल्कुल।
खास तौर से गर्मी के दिनों में, क्योंकि जब कारवां हम करते हैं, जैसे जो टाइमिंग होती है गर्मियों में, तो अक्सर होता है, और मैं उस चीज़ को समझता भी हूँ कि शुरुआत जब हम लोग सेटअप लगा लेते हैं तो कारवां में लोग नहीं आते, क्योंकि गर्मी बहुत होती रहती है, और हम रहते हैं, टीम के मेंबर्स रहते हैं, सेटअप लगा करके कोई नहीं होता है गर्मी में, बस हम ही लोग खड़े होते हैं। कभी कभी एकदम मन बुझा सा लगता है कि बस अब क्यों ही करना है, इतनी दूर से आना, पसीने से तर होना, क्यों ही करना है। बट जैसा कि मैंने कहा कि हर सप्ताह कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है कि कारवां से उसे क्या फ़ायदा हुआ है, कारवां क्यों उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर लगता है कि मुझे, मतलब मैं इस चीज़ को अभी लेट गो नहीं कर सकता, मुझे थोड़ी पीड़ा भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। तो कारवां जो वहाँ पे कर रहा है काम, मुझे शायद अभी उसे कैरी ऑन करना ही पड़ेगा। वो फ्राइडे तक ऐसा थॉट आता है कि यार अब बस, लेकिन फ्राइडे नाइट तक वो आ जाता है कि नहीं, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। तो ये चीज़ चल रही है। आया है ख्याल कि बस यार बहुत हो गया, अब रहने देते हैं। मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं ये कहूँगा कि मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूँ, बट फिर वही कारवां से जुड़े लोग इन मोटिवेट करते हैं, टीम मेंबर्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस तरह के पहल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? बिल्कुल, आज के यूथ के लिए ना मैं तो कहता हूँ कि देखो यार, मतलब क्या है ना कि जियो और जीने दो, वो वाली फिलॉसफी। क्योंकि जीना जैसे अब है कि जैसे यूथ आजकल की सोचती है तो है कि माई लाइफ माई रूल्स वाली बात तो है, बट कहीं ना मतलब मुझे लग रहा है कि वो जो मोटिवेशन उनका आ रहा है ना, बहुत इन्फ्लुएंस जो उनके अंदर आ रहा है, वो शायद वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है। तो मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि असलियत से जुड़े। असलियत से जुड़े का मतलब, वो जो इसकी दुनिया है ना, मतलब मोबाइल एंड रील्स की दुनिया है, वो हमें कहीं ना कहीं माइंड को वो कर देती है कि उनके जैसा बनना है, जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो हमारे जिनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। बट मैं कहता हूँ यार जाओ ना, कहानी सुनो ना उनकी, जो सड़क पे मतलब बैठे हैं, उनको नहीं जो कोई देख रहा है, या फिर जाओ किसी दूर जगह पे, उनकी कहानी को समझो, सुनो। जाओ प्रकृति के वादियों में जाओ, अलग अलग जगहों पे जाओ, उनको सुनो। तो मैं तो यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि बी मतलब टच विथ बी इन टच विद द रियल लाइफ्स, whether you are talking about people or whether you are talking about nature or animals, rather than मतलब this thing। और यूथ के पास इतनी एनर्जी होती है, दे कैन डू इट, दे कैन डू इट। वही है, जियो यार, जियो और जीने दो। यूथ के लिए मैसेज है यही मेरा, खुल के बहुत जियो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाय रिद्धि, एज अ वॉलेंटियर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बीएचसी के साथ? It's been very good, and I really like how they give space for you to grow and express yourself. And for me personally, I think they have done wonderful, and they have given me enough space to flourish very well. And also, right now, since BHC is um developing, so I get to observe those things that are happening, and like they're developing, and I get to observe that and learn from that also. And I'm very glad that they're even entrusting me with some responsibilities so that I can help them out. So yeah, that's how they have helped me a lot to, as like, they have helped me a lot to grow as a person basically. So yeah, dealing with people is great. And I get to learn new situations, face new situations, and be better in them also. So yeah. तो आप किताबें भी पढ़ती हैं या फिर सिर्फ आपने मतलब क्या सोच के आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और एज अ वॉलंटियर आप पार्टिसिपेट करती हैं? Actually, this was a dream. Okay, this was a dream that I had with my grandfather and my father, and they're not anymore here, and so this is kind of like emotional for me. And seeing this happen, I was like, I have to get into this, I have to be in this, because it's like this fragment of my imagination and my parivar ka imagination just came on ground. So I felt instantly connected with it, and I just joined it. तो आप और भी लोगों को मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगी कि बीएचसी में वो किस तरह से जुड़ सकते हैं और किस तरह से आ सकते हैं और ज़्यादातर लोग इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? So since now I have joined them as their team lead manager, so now I want them to come to me. Okay, I want them to come to me and just tell what they want in their life, and I will help them flourish. I will make that pathway for them so that they can walk on that.
I want that for them. So, and that's all what BHC is even about, just letting people flourish, right? And it's not just us gaining something from your volunteer or just somebody else, the stakeholders gaining something. You also gain something from that, your experience, your expression, everything matters here, right? So yeah, definitely all they have to do is come here, meet us, and they'll know that we will benefit them. So yeah. क्या और भी लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए? मतलब क्योंकि आज के टाइम पे ये है ना कि लोग रील्स बहुत स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत देखते हैं और डिजिटल मीडिया का क्योंकि दौर है, तो इस दौर में आप क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशन को? हालाँकि आप भी यूथ ही हैं, लेकिन आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी? So it is a big problem. It is definitely neurologically study की करके बनाया गया है ये 10 second attention span कम करना and all that. But we now know that we can choose not to do that, and that's what we are promoting here too. Let's not constrict ourselves with whatever the other people want us to do. Let's not let anybody else run our life. Let's run on our own life, and yeah, it's just taking charge. BHC also about taking charge of your life. It's not just that you're reading books, you're just talking. No, it's not about that. It's taking charge and being an impact. So yeah. थैंक यू सो मच रिद्धि। हमारे साथ बीएचसी की रीडर अनीता हैं और हम उनसे जानते हैं कि उनका बीएचसी के साथ क्या अनुभव रहा है और बीएचसी का क्या प्रोसेस है किताबें लेने का। तो अनीता, आप हमें ये बताएं कि आपका क्या अनुभव रहा है बीएचसी के साथ? लाइक मैं अपने पर्सनल अनुभव की बात करूँ तो लाइक मुझे इससे इस लाइब्रेरी से जुड़ के एक अलग ही फीलिंग हुई, क्योंकि मोस्टली जब अभी तक जितनी भी मैंने लाइब्रेरीज देखी उनमें एक अलग ही प्रोसेस होता है, जहाँ आप जाओगे, चेकिंग करवाओगे, पूरा मतलब मोस्टली आई कार्ड्स होते हैं हमारे पास, तो उनके थ्रू फिर आप बुक इशू करवाओगे, उसके लिए भी आपको रिटर्न में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बुक्स वापस देनी होंगी, और उस अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ है तो पर डे का फ़ाइन होगा। बट यहाँ पे मैंने जब आके देखा तो इनका पूरा बिल्कुल सीन अलग था। यानी कि आप यहाँ पे आओगे, बस नॉर्मली आपको अपना नाम और थोड़ा रहने का डिटेल वगैरह ही डालनी है। उसके बाद आप दोबारा जब भी आप कभी बुक इशू करवाओगे ऐसा कुछ नहीं डालना, बस आपको अपनी बुक का नेम वहाँ पे मेंशन करना है। और दूसरी बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी है, और इसमें हम किसी भी, अगर मान लो हम कुछ टाइम इवन वीक या मंथ अगर हम लेट करते हैं किसी बुक को रिटर्न करने में, पढ़ने में, तो हमें कोई टाइप का फ़ाइन नहीं देना पड़ता। लाइक बिल्कुल भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो ये एक अपने आप में ये है कि चलो हाँ, मतलब आप बेझिझक यहाँ से आके बुक ले सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, बुक के बारे में जान सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो झंझट नहीं है जो आपकी नॉर्मल लाइब्रेरीज़ में होता है, कि यहाँ पे आओ, पहले आप चेकिंग करवाओ, आपका मतलब कई बार कहीं पे चेहरे का मतलब लाइक आपकी पूरी डिटेल्स का चेकिंग होता है, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं होती। लाइक ठीक है, सिंपल आप अपना नॉर्मल डिटेल जो बेसिकली होना चाहिए वो आप एक बार करवा के, और उसके थ्रू आप प्रोसेसिंग में चलते जा सकते हो, आप यहाँ के रीडर बनो। आप कितने दिनों से इससे जुड़ी हैं? लाइक नॉट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट आई थिंक दिसंबर से मैं पर्टिकुलर रीडर बन चुकी हूँ इसकी। किस तरह की किताबें यहाँ पर मिल जाती हैं? आपको सब तरह के जॉनर्स मिलेंगे यहाँ पे। आपको मतलब बेस्ट उपन्यास भी मिल सकते हैं, हिंदी नॉवेल्स आपको बहुत अच्छे-अच्छे मिल सकते हैं, इंग्लिश नॉवेल ऑल्सो। और आपको एकेडमिक्स बुक भी यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलेंगे जो आपको हेल्पफुल करेंगे आपकी एकेडमी में पढ़ने के लिए। और भी बहुत सारी तरह के हैं जो फ़िक्शन वगैरह, मतलब बहुत सारी नॉवेल्स आप अलग-अलग तरह के, ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक चीज़ पे सेंटर है ये, नहीं, बहुत डिफरेंट आइडियाज़ पे भी आपको यहाँ पे बुक देखने को मिल जाएँगे। जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे लगता है कि पहली बात तो अगर आप पास में ही हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ऐसी लाइब्रेरी से आपको जुड़ना चाहिए। वॉलंटियर नहीं तो एज़ अ रीडर जुड़िए, क्योंकि बीइंग अ जेन ज़ी मैं मानती हूँ कि आज हमारी जनरेशन में ये चीज़ें जो है ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। ये तो एक सो कॉल्ड वो बना रखा है कि नहीं पढ़ते, आज के ज़माने नहीं पढ़ते हैं हम। बट एक वो ज़माना था जो कि संजय रॉय सर ने भी कहा था कि जो आपके हाथ में जो बुक होती है उसके पन्नों की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो चुकी है, मोस्टली ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि आप अगर इस लाइब्रेरी से जुड़ेंगे, इन बुक्स को आप पढ़ेंगे, तो आप फिर से उन किताबों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि मेंटली अगर आप, क्योंकि ऑनलाइन जब हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो हमारे इफ़ेक्ट डालता है मेंटली। आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको
मतलब जागते रहना रात भर, ना टाइम पे ना सोना, और भी अजीब बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो वो चीज़ें खत्म होंगी। डिप्रेशंस बहुत सारे हो रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हम फ़ोन्स में ज़्यादा घुसे रहते हैं, चाहे पढ़ने के मामले में हो, चाहे काम के मामले में हो। फ़ोन से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अगर हम ज़्यादा भी नहीं तो 2-2 3-3 घंटे भी अगर ऑफलाइन बुक पढ़ रहे हैं, कोई बुक लेके बैठ रहे हैं थोड़ी, तो हमारा माइंड थोड़ा तो रिलैक्स होगा इनके थ्रू। तो ऐसी लाइब्रेरीज़, मुझे लगता है कि ऐसी लाइब्रेरी से जुड़ना चाहिए उन लोगों को। और सिर्फ बीएससी इंडिया ही नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया में हर कोने में ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम पे आज भी देख लीजिए कि हम डेवलप कंट्री बनने की उसमें हैं। हम बोलते हैं कि 2047 में हमारा एक विकसित भारत हो, बट हम विकसित तो तब बनाएँगे ना जब हमारे हर गाँव में एजुकेशन एक प्रॉपर वो पहुँचेगी। एक हर किसी के लिए ये नहीं होगा कि एजुकेशन सपना है आज भी, उनके लिए होगा एजुकेशन इज़ नॉर्मल, मतलब हर किसी के लिए वो नॉर्मल बन जाएगा, सपना नहीं रहना चाहिए, तब हम विकसित कहलाएँगे। हम ऐसे ही नहीं 2047 का ड्रीम अचीव कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इनिशिएटिव तो आप जितने लोग जुड़ेंगे इससे, क्योंकि धीरे-धीरे लोगों से ही कारवां बनता है, तो क जितना कारवां बनता जाएगा चीज़ें उतनी बढ़ती जाएँगी। शुक्रिया अनीता। थैंक यू सो मच। हेलो भूमि, एज़ अ कैमरा वुमन मैं बोलूँ तो ज़्यादा सही होगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका बीएचसी के साथ? So this is my first time doing anything in any NGO or any organization. So it has been amazing. The experience has been amazing. The people are very sweet, very amazing, very ambitious rather. So I really enjoyed and I had fun. Yeah. तो आप किताबें भी पढ़ती हैं? Uh-huh. Yeah, I'm a commerce student, but I am very passionate about reading books. So yeah. कैसे पता चला बीएचसी के बारे में? बीएचसी के बारे में इनके ही जो मेंबर्स हैं, मेंबर से मेरी मुलाकात हुई, तो आई गॉट टू नो अबाउट देम एंड आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप सिर्फ कैमरा करती हैं या फिर और भी काम जो वॉलंटियर का होता है वो भी आप संभालती हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल तो मैं कैमरामैन का ये कर रही हूँ। या जी। तो अभी तक मतलब आपका बीएचसी के साथ एक्सपीरियंस सही रहा है, और मतलब किस तरह के रीडर यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो उनके साथ? नहीं, अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा ये पहला दिन है एक्चुअली। सो हाँ, तो कैमरा के साथ ही मेरा पहला एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा था। जी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। तो बीएचसी के द्वारा शुरू किया गया ये पहल और फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी का उद्घाटन वाकई में तारीफ़े लायक है, जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो कैबिन है, यह पहला कैबिन है जिसका उद्घाटन किया गया है। इस तरह से और भी दो कैबिन है जिनका अगले दिनों में उद्घाटन किया जाना है। हमने इसमें रीडर से बात किया, वॉलंटियर से बात किया, जो बीएचसी के डायरेक्टर हैं उनसे बात किया हमने, और जो चीफ गेस्ट आए थे हमने उनसे भी बात किया कि आज के दौर में पुस्तकों की क्या भूमिका है हमारी ज़िंदगी को बदलने में, और किस तरह से वह सहायक हो सकती है हमारे ज़िंदगी को और हमारे ज्ञान क्षेत्र को विस्तार देने में। इस तरह की रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए टीटीएस इंडिया के साथ। मेरा नाम है अदिति और कैमरा के पीछे हैं हमारे साथी ध्रुव। धन्यवाद।